क्या कभी सोचा है कि एक बहुत ही शांत, सुलझा हुआ और पॉजिटिव इंसान अगर किसी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां दिन भर सिर्फ नेगेटिविटी और गॉसिप चलती हो, तो क्या होगा? हाँ, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सिचुएशन है आज के टाइम में। राइट। तो मैं सोच रही थी कि कितने दिन लगेंगे उस इंसान को उनके जैसा बनने में? एक हफ्ता या एक महीना? या शायद कुछ ही दिन। बिल्कुल। हम अक्सर बात करते हैं कि कैसे एल्गोरिदम और सोशल मीडिया हमारे अटेंशन को हैक कर रहे हैं, लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो हमें बताता है कि सबसे बड़ा हैक तो इंसान का दिमाग है। सही बात है। और उसे हैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोग ही होते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। आज हम कुछ बेहद प्राचीन श्लोकों पर बात करेंगे जिनके अर्थ हमारे पास हैं। ये श्लोक असल में आज के टाइम में जिसे हम कंटेंट डाइट या फिर वाइब चेक कहते हैं, उसका एकदम ओरिजिनल और विंटेज वर्जन है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्राचीन ज्ञान आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस से पूरी तरह मेल खाता है। ओह वाह। हाँ, मतलब हम अक्सर इस मुगालते में रहते हैं कि हमारी चॉइसेस हमारी अपनी हैं और हम पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी संगति, हमारे न्यूरल पाथवेज को लगातार एक नया आकार दे रही होती है। मेक सेंस। तो इस डीप डाइव का मिशन ही ये डिकोड करना है कि कैसे हमारा फ्रेंड सर्कल या हमारा नेटवर्क हमारे डिसीजन मेकिंग यानी हमारे विवेक को पूरी तरह से हैक कर लेता है। तो चलिए इस प्राचीन एल्गोरिथम को खोलना शुरू करते हैं। डन। तो आज के सोर्स में ना दो बहुत ही गहरी कविताएं या श्लोक हैं। पहले श्लोक की शुरुआत होती है, बिनु सत्संग विवेक न होई। जिसका सीधा अर्थ जो स्रोत में दिया है वो ये है कि सत्संग यानी अच्छी संगति के बिना विवेक नहीं आता। राइट। और यहाँ विवेक का मतलब है विजडम या सही गलत की समझ। एग्जैक्टली। और ये भी बताया गया है कि ये अच्छी संगति श्री राम जी की कृपा के बिना आसानी से सुलभ नहीं है। हाँ, अब अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज के डिजिटल जमाने से जोड़ूं ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही क्रेजी एनालॉजी आ रही है। अच्छा, बताइए क्या एनालॉजी है? ये तो ऐसा है जैसे बिना वाईफाई के कोई हैवी ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करना। ओह, ये बहुत सटीक तुलना है ना? मतलब सत्संग वो हाई स्पीड वाईफाई है और विवेक वो हैवी ऐप है। जब तक आप सही नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होंगे, वो विजडम वाला ऐप आपके सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा। इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो बस बफर ही करता रहेगा। बिल्कुल। सत्संग वो बैंडविड्थ है जो विवेक को डाउनलोड होने का रास्ता देती है। और ये एनालॉजी मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत सही है, क्योंकि बिना सही माहौल के जानकारी सिर्फ जानकारी रह जाती है। राइट, वो विवेक में नहीं बदलती। हाँ, और श्रोत में आगे की पंक्तियों पर अगर हम ध्यान दें तो वो इसे एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से समझाती हैं। श्लोक में आगे है, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिधे सब साधन फूला। इसका क्या अर्थ दिया है? इसका अर्थ है कि सत्संग ही आनंद और कल्याण की असली जड़ है। और श्रोत ने यहाँ फूल और फल का जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है वो सच में बहुत गहरा है। वेट, ये फूल और फल वाला हिस्सा मुझे थोड़ा और समझना है। श्रोत के अनुसार बाकी सभी साधन सिर्फ फूल हैं, जबकि सत्संग फल है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, श्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि सत्संग की प्राप्ति ही असली फल है, यानी यही अल्टीमेट रिजल्ट या सिद्धि है। ओके। दुनिया के बाकी जितने भी साधन हैं, चाहे वो कठोर तपस्या हो या ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हों, या आज के टाइम में ढेरों सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना या प्रोडक्टिविटी पॉडकास्ट सुनना। एग्जैक्टली। ये सब के सब वो साधन हैं जिन्हें श्रोत में फूल कहा गया है। अब फूल देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन वे एक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। मतलब वे अपने आप में पूर्ण नहीं होते। हाँ, और एक समय के बाद फूल मुरझा जाते हैं। असली पोषण हमेशा फल से मिलता है। जब कोई इंसान असल में सही लोगों के बीच बैठता है, तब जाकर असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्रेजी, ये बात एकदम लॉजिकल है यार। मतलब आज की जो हसल कल्चर है, जहां लोग बस टू डू लिस्ट्स बना रहे, वो सब सिर्फ फूल उगाने की मेहनत है। बिल्कुल। लेकिन अगर नेटवर्क सही नहीं है तो वो फूल कभी फल नहीं बनेंगे। और इसी बात को साबित करने के लिए श्रोत में एक और जबरदस्त उदाहरण है। हाँ, दूसरे श्लोक की पहली लाइन है, सठ सुधरी सत्संगति पाई। जिसका अर्थ है कि दुष्ट लोग भी अच्छी संगति में आके सुधर जाते हैं। सही कहा। और आगे लिखा है, पारस परस कुधातु सुहाई,
श्रोत में इसका मतलब दिया है कि पारस पत्थर के स्पर्श से साधारण लोहा भी सुहावना सोना बन जाता है। इसे अगर मैं जेनजेड स्लैंग में कहूँ तो ये किसी की पर्सनालिटी का अल्टीमेट ग्लो अप है। अल्टीमेट ग्लो अप, हाँ, ये शब्द इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। जो दुष्ट या बुरे विचारों वाले लोग हैं, जब वे पारस जैसे अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी बहस करना चाहूंगी। बताइए। क्या ये सच में इतना आसान है? मतलब सिर्फ कुछ स्मार्ट या पॉजिटिव लोगों के साथ हैंग आउट करो और आपके सारे टॉक्सिक ट्रेट्स जादू की तरह गायब हो जाएंगे? ये प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, मतलब क्या सिर्फ एक ग्रुप चैट बदलने से किसी का नेचर लोहे से सीधा सोना बन सकता है? प्रैक्टिकली ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। इसका जवाब श्लोक के एक खास शब्द में छिपा है। वहां पर्स शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्पर्श या बहुत गहरा संपर्क। मतलब सिर्फ किसी के आसपास खड़े होने की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। जब लोहा पारस को पूरी तरह से स्पर्श करता है तब वो सोना बनता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब कोई इंसान लगातार एक पॉजिटिव माहौल में रहता है, उनके थॉट प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होता है, तो दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स काम करने लगते हैं। वेट, ये मिरर न्यूरॉन्स का क्या रोल है यहाँ? ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो दूसरों के व्यवहार को कॉपी करने का काम करते हैं। जब एक नकारात्मक इंसान सकारात्मक लोगों के गहरे संपर्क में रहता है तो शुरुआत में उसे घबराहट हो सकती है। हाँ, क्योंकि पुरानी आदतें टकराती है। एग्जैक्टली। लेकिन धीरे धीरे वो अवचेतन रूप से उन अच्छे गुणों को अडॉप्ट करने लगता है। ये रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये निरंतर प्रभाव का एक प्रोसेस है। समझ गई। मतलब उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना होगा, उस स्पर्श के लिए खुद को खुला रखना होगा, तब जाकर वो ग्लो अप आएगा। सही कहा। पारस वाली बात तो सॉर्टेड है, लेकिन ये पूरी थ्योरी मुझे थोड़ा डरा भी रही है, सच बताऊं तो। डरा क्यों रही है? क्योंकि अगर अच्छी संगति का असर इतनी तेजी से होता है तो बुरी संगति का असर तो और भी तेज होना चाहिए ना। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अगर कोई बहुत ही अच्छा इंसान दैवयोग से किसी टॉक्सिक जगह फंस जाए तो क्या उसका रिवर्स ग्लो अप हो जाएगा? क्या वो भी बुरा बन जाएगा? और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक डर नहीं है, बल्कि हमारा स्रोत इस सटीक स्थिति को एड्रेस करता है। अच्छा। हाँ, श्लोक की अगली लाइन है, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही। मतलब दैवयोग या किस्मत से अगर सज्जन कुसंगति में पड़ जाए? बिल्कुल। मान लीजिए कोई इंसान अपने मेंटल पीस के साथ खुश है। हाँ। और फिर किस्मत से उसे कोई ऐसी वर्क प्लेस मिल जाती है जहां सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी जहां दिन भर हेट चलता है। तो क्या वो अच्छा इंसान भी टॉक्सिक हो जाएगा? स्रोत इसका बहुत ही मास्टरपीस जवाब देता है। स्रोत कहता है, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। इसका क्या अर्थ है? यहाँ सांप और मणि का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। जिस तरह मणि सांप के माथे पर रहती है, सांप खुद कितना विषैला होता है ये हम सब जानते हैं। हाँ, उसके तो पूरे अस्तित्व में जहर है। लेकिन वो जो मणि है, जो ठीक उस जहर के स्रोत के ऊपर स्थित है, वो कभी उस सांप का विष ग्रहण नहीं करती। ओह वाव! वह अपना सहज गुण यानी प्रकाश देने का जो नेचुरल कैरेक्टर है, उसे कभी नहीं छोड़ती। क्रेजी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अच्छे लोग दुष्टों के बीच रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं और उन पर दुष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माइंड ब्लोन यार। मतलब वो मणि उस सांप के सिर पर है जहां से बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो जहर की एक बूंद भी सोख नहीं रही है। बिल्कुल। और वो चमकना कोई बाहरी दिखावा नहीं है, वह उसका सहज गुण है। इसे अगर मैं जेनजी की भाषा में कहूँ ना, तो ये प्योर मेन कैरेक्टर एनर्जी है। एकदम फुल भौकाल। ये शब्द सही बैठता है। मतलब इंसान उस टॉक्सिक स्पेस में सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा है, वो लिटरली उस माहौल को इल्यूमिनेट कर रहा है, बिना खुद को बदले, एकदम अनबॉदर्ड और अनटचेबल। और यही विवेक की असली शक्ति है, जिसकी बात शुरुआत में हुई थी। जब विवेक आ जाता है तो वो एक ऐसा प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है कि कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेक सेंस। क्योंकि लाइफ में हम हमेशा अपना कॉलेज या ऑफिस या लोग नहीं चुन सकते ना। बिल्कुल। कभी कभी परिस्थितियों के चलते आपको ऐसे लोगों के बीच काम करना ही पड़ेगा। और ये डर कि कहीं मैं भी इनके जैसा ना हो जाऊं, ये बहुत थका देता है। लेकिन ये श्लोक बहुत एम्पावरिंग मैसेज देता है कि अगर फाउंडेशन मजबूत है तो कोई टॉक्सिसिटी आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन वेट एक मिनट, क्या ये एक तरह से भागने वाली बात नहीं हुई? अगर इंसान पारस है तो उसे उस टॉक्सिक माहौल को बदलना चाहिए ना। और यही इस पूरे स्रोत की सबसे बड़ी खूबी है। मजेदार बात यह है कि स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि मणि सांप के जहर को अमृत में बदल देती है। ओहो, ये पॉइंट बहुत गहरा है। इस अंतर को समझना जरूरी है। पारस ने
लोवे को सोना बनाया था। लेकिन जब एक अच्छा इंसान घोर कुसंगति या सांप के बीच फंसता है, तो स्रोत ये अनरियलिस्टिक उम्मीद नहीं देता कि वो पूरी दुनिया को बदल देगा। राइट, जहर तो जहर ही रहेगा। हाँ, मणि उस जहर को खत्म करने का ठेका नहीं लेती, वो बस खुद अछूती रहती है और अपना प्रकाश देती है। ये बात एकदम सॉर्टेड है। मतलब इंसान को हर टॉक्सिक इंसान को फिक्स करने का प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं। इंसान को बस अपना कोर कैरेक्टर मेंटेन रखना है। अगर मणि सांप को सुधारने जाएगी तो डसी जाएगी। सही कहा। अपनी जगह पे बस चमकते रहो। ये तो आज के कॉर्पोरेट सर्वाइवल और इंटरनेट ट्रोल से निपटने की बेस्ट गाइड बुक है। 100%। कब पारस बनकर प्रभाव डालना है और कब मणि बनकर अपनी पवित्रता बचानी है, यही तो असल विवेक है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अगर हम टेक अवे समेटें तो हमारे पास मेंटल पीस बचाने का एक सॉलिड एल्गोरिदम है। बिल्कुल है। हमें मानना होगा कि हम अपना समय कहाँ बिताते हैं वो बहुत मैटर करता है। विवेक चाहिए तो सत्संग वाला हाई स्पीड वाईफाई ढूंढना ही होगा। सिर्फ फूल उगाने से काम नहीं चलेगा। सही बात है। और दूसरा पॉइंट ये कि पारस पत्थर का कॉन्सेप्ट ये कॉन्फिडेंस देता है कि अच्छी संगति किसी का भी ग्लो अप कर सकती है। राइट। और आखिरी बात ये कि अगर गलत जगह फंस भी जाएं तो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी है। सांप के माथे की मणि की तरह बस चमकते रहना है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। एकदम सही। विवेक ही इंसान का सबसे बड़ा रक्षक होता है। लेकिन इस चर्चा के आखिर में मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब और प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, पारस लोहे को सोना बनाता है और मणि जहर से प्रभावित नहीं होती। ये दोनों बातें समझ आ गई। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, अगर दो पारस पत्थर आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? यह एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ना? क्या दोनों मिलकर कोई नई कीमती धातु बना देंगे? या फिर मेरा असली सवाल यह है कि क्या किसी इंसान के विवेक का सबसे बड़ा टेस्ट सेफ स्पेस में होता ही नहीं है? मतलब आप कह रही हैं कि हाँ, मतलब क्या विवेक की असली परीक्षा सिर्फ घोर टॉक्सिसिटी के बीच ही होती है? क्या वो मणि बिना उस जहरीले सांप के अंधेरे के अपनी चमक की असली कीमत कभी पहचान पाती? ओह, ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बुराई का होना ही अच्छाई को उसकी असली पहचान देता है? एग्जैक्टली। और यही वो सवाल है जिसे हम आज श्रोताओं के लिए खुला छोड़ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या इंसान का विवेक उसे पारस बनाता है या मणि, और क्या लोग उस वाइब चेक के लिए तैयार हैं जो उनका पूरा एल्गोरिदम बदल सकता है। ये निश्चित रूप से आत्ममंथन का एक बहुत ही मजबूत बिंदु है। इसी आखिरी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचिए और कोशिश कीजिए कि आपके सत्संग का वाईफाई एकदम स्ट्रांग रहे। मिलेंगे अगली बार एक नए और दिलचस्प डीप ड्राइव में।